हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। तो आज जो है यानी कि हम पहले भी मिल चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में, आज फिर से मिल रहे हैं। तो हम जो कर रहे थे क्लास 12th का जो आपका चैप्टर नंबर, तो मुझे बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर से नंबरिंग इसके अलग अलग है, पर नाम जो है वो है आपका रोजगार एवं बेरोजगारी। ठीक है, तो इसमें हम बहुत कुछ जो है अपना क्लियर कर चुके हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सभी जो है इसका पार्ट जो आपका 1 है उसे जरूर देखिए, नहीं देखोगे तो आप ही पछताओगे। आधा अधूरा करने से बढ़िया मैं ये कहूँगी, अगर आप पार्ट 1 भी नहीं देखना चाहते तो ये वीडियो भी मत देखो, क्योंकि अगर मानो ये वीडियो देख लिया आपने और फिर आप जो है एग्जाम देकर आते हैं और इस वीडियो में से कुछ ना आया और पार्ट 1 में से आ गया तो पछताओगे ना। तो इसलिए आधे अधूरे में भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो देखो भाई, अभी ये देख सकते हो ये पार्ट, और इससे पहले आपको मैं यही कहूंगी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उस सारी चीज़ों की। ठीक है, बेरोजगारी हमने वैसे तो सब कुछ समझ लिया था कि बेरोजगारी होती क्या, और बेसिक टाइप्स ऑफ बेरोजगारी भी देख ली थी हमने। पर बेरोजगारी का अभिप्राय अगर आपसे पूछा जाता है, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जो भी व्यक्ति काम करने के लिए क्या है, योग्य है, ठीक है, लायक है, प्लस में इच्छित है, यानी कि काम करने के लिए इंटरेस्टेड भी है, वो व्यक्ति क्या आएगा, फिर भी उसे काम जो है, वर्क जो है उसे नहीं मिल पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, आपका बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल वगैरह लेकर पहले आपको बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, तो बार बार बेरोजगारी को लेकर इतना बड़ा नहीं करेंगे। अब हम सीधे अपने बेरोजगारी के प्रकार में आएंगे। जब आपसे जो पूछा जाता है कि बेरोजगारी के प्रकार को, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है और बेरोजगारी के जो प्रकार है उसके सहित समझाओ, या फिर सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। और ये क्वेश्चन आपको अगर मान लो आपके 4 नंबर में आ गया, क्या आप ये छोटी सी जो डेफिनेशन है प्लस में जो एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपको, वो लिखकर छोड़ दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रकार लिखोगे तो आंसर बड़ा होगा, और आंसर बड़ा होगा तो मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ये नहीं मतलब है कि आंसर बड़ा करना है तो कुछ भी लिख कर आ जा रहे हो, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन टाइप्स वगैरह पूछ ले जाते हैं तो आपको इस तरीके से ये जो डायग्राम है वो बनाना पड़ता है और उसके बाद एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक तो फ़ायदा ये होता है कि दिखने में अच्छा लगता है, टीचर समझ जाती है कि आपका अंदर का पढ़े भी नहीं की, बल्कि यहाँ पर देख के समझ जाती है कि बच्चे को नॉलेज है कि बेरोजगारी के कौन कौन से टाइप्स हैं। साथ ही साथ आपका पेज भर रहा है। ठीक है, जिसको ये दिक्कत रहती है ना, मेरी छोटी राइटिंग है, मेरा पेज नहीं भरता है, तो इस तरीके से भर लो भाई। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स भी देती जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को आधा बहुत कुछ है आंसर अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप बेरोजगारी के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 2 टाइप्स की बेरोजगारी होती है अपनी। एक तो आपकी है ये ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरी आपकी शहरी बेरोजगारी। ठीक है, तो ग्रामीण बेरोजगारी के भी 2 टाइप्स हैं, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, और शहरी बेरोजगारी के भी जो 2 टाइप्स कौन कौन सी है, औद्योगिक बेरोजगारी और शैक्षणिक बेरोजगारी। ठीक, अब हमारी ये 2 टाइप्स के साथ साथ हमारी एक तीसरा टाइप भी निकल कर आया है, यानी कि जो अन्य बेरोजगारी रह गई हैं वो हमारे इसमें आ जाएंगी। तो ये अन्य में कौन सा है हमारा, ये है संघर्षात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। अब थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, और साथ साथ में आप सभी नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए पॉइंट्स को, और उसके बाद जब जो भी अपनी बुक्स वगैरह ले रखी होगी उसे रीड करोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रीड तो करना पड़ेगा। ठीक, नहीं कर रहे हो तो भी आप क्या है अपनी तरफ से आंसर बनाकर लिख सकते हो, पर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी हमें बेसिकली इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता है, हमें जो है ये बताना पड़ेगा मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी होती है। मौसमी बेरोजगारी कौन सी होती है पहले मैं ये आपको बताऊंगी। ठीक, तो मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें जो व्यक्ति है, मौसम, जैसे आपको पता होगा कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था कि जो खेती है, कृषि है, कृषि में मौसमी बेरोजगारी मोस्टली देखी जाती है कि किसान जो होता है वो अगर मानो उसे चावल की खेती करनी है तो वो क्या करता है, चावल लगा देता है, और उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है उसमें उसके पास कुछ भी काम नहीं होता है जब तक वो चावल उगकर बड़े नहीं हो जाते हैं। यानी कि बीच का जो टाइम पीरियड रहा है किसान का, वो क्या है, उसमें वो मौसमी बेरोजगार हो गया है। ठीक है, उसको मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, डेफिनेशन जो है इसकी अगर देखें
तो मतलब अपने वर्ड्स में लिखनी है आपको कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोज़गारी है, उसमें देखा जाए तो खाली मौसम में जो किसान होते हैं, मतलब इस तरीके से एग्जांपल ले सकती हूँ मैं यहाँ पर। अब अपने वर्ड्स को मैं डेफिनेशन के तौर पर बनाकर दिखाऊँ, तो जो खाली जो मौसम होता है जिसमें जो खेती है वो नहीं होती है, तो उस टाइम पे जो किसान है वो बेरोज़गार हो जाता है। तो एग्जांपल को आपको यहाँ पर क्या समझाना होगा और अपनी डेफिनेशन जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये मौसमी बेरोज़गारी होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रचंड बेरोज़गारी को एक और नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसका सेकंड नेम भी कह सकती हूँ, वो है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य यानी कि ना दिखने वाली बेरोजगारी। यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, सेम रिपीट नहीं करूंगी, दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊंगी। देखो, एक परिवार में एक जो फैमिली है उसमें टोटल मेंबर्स जो हैं वो 6 मेंबर्स हैं, ठीक है? 6 मेंबर्स हैं टोटल। और यहाँ पर जो है ये 6 के 6 मेंबर्स के पास, यानी कि ये जो फैमिली है इसके पास क्या है, एक खेत है। और इस एक खेत में 6 के 6 जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है? ये काम कर रहे हैं इसमें। और ये जो है इसमें से मानो ये जो 6 जो मेंबर्स थे उसमें से 2 जो, और ये एक मिनट, इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं बीमार हो जाते हैं, ठीक है? कोई भी नाम मान लो, राम श्याम कुछ भी हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पहले की बात देखूं, जब ये 6 के 6 जो परिवार के सदस्य हैं जब वो काम करते थे, तो काम करने का जो घंटा था, यानी कि जो टाइम था काम करने का, वो 7 घंटे 7 आवर्स में क्या करते थे, काम करते थे खेत के ऊपर। और उसमें उन्होंने 7 घंटे में जो आधा जो खेत है वो क्या कर दिया था, जोत दिया था आधा खेत, ठीक है, एक दिन। अब वो क्या कर रहे हैं, अब आधा खेत बच गया है, उसे जोतना है। पर नेक्स्ट डे वो क्या देखते हैं कि उनके जो 2 मेंबर्स हैं वो क्या हो गए, बीमार हो गए हैं। अब वो तो नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब क्या है, 4 मेंबर्स अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, 4 मेंबर्स। तो अब इन्होंने 7 घंटे काम किया, ठीक है? और इन्होंने जो प्रोडक्शन किया, यानी कि जो खेत जोता वो भी क्या है, आधा जो बचा हुआ खेत था वो भी जोत डाला। इसका मतलब ये जो 2 मेंबर्स जो एक्स्ट्रा मेंबर्स थे, जब वो काम कर रहे तभी भी उतना ही टाइम में उतना ही खेत जोता जा रहा था। अब वो हट गए हैं तो भी उतना ही काम हो रहा है, उतने ही समय में हो रहा है। इसका मतलब क्या, वो तो एक्स्ट्रा थे, छोटे मोटे काम कर रहे थे वो, यानी कि वो क्या है, अब प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि वो क्या है, अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो कोई प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो प्रचंड बेरोजगारी होती है। आई थिंक यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ठीक। अब हम शहरी बेरोजगारी की बात करेंगे। शहरी बेरोजगारी, ये भी 2 टाइप्स की हैं आपकी, औद्योगिक बेरोजगारी और शैक्षणिक बेरोजगारी। इसमें बस आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन बेरोजगारी की। बेरोजगारी की डेफिनेशन होती है कि जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है, लायक है, और फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो वो क्या है, बेरोजगार होता है। अब शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो उसमें क्या होगा, जो व्यक्ति किसी भी उद्योग धंधे में काम करने के लिए लायक है और इच्छुक भी है, फिर भी उसे कोई भी जो है काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो औद्योगिक बेरोजगारी में आएगा। यानी कि यहाँ पर एक जो है स्पेशल जो क्षेत्र है वो हमें यहाँ पर जो जोड़ना पड़ेगा, क्षेत्र जो है स्पेशल, यानी कि उद्योग धंधा, ठीक है, व्यापार वगैरह जो है वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो काम करने के लिए इच्छुक है, फिर भी जो उद्योग हैं उनमें काम करने के लिए इच्छुक है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो औद्योगिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। शैक्षणिक बेरोजगारी क्या होती है, कोई व्यक्ति क्या है, इतना शिक्षित है कि वो उस शैक्षणिक योग्य वाले काम को कर सकता है और फिर भी उसे वो काम नहीं मिल पाता है, तो शैक्षणिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं और इसके पीछे काफ़ी रीज़न देखे गए हैं। शहरों में ये क्यों होती है बेरोजगारी, क्योंकि शहरों में जो बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह हैं, तो उसमें क्या होता है, इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, केवल और केवल वो क्या डिग्री वगैरह लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। और फिर वो सोचते हैं हम तो इतने पढ़े लिखे हैं और हमें क्या अपने लायक का काम चाहिए, तो वो शैक्षणिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यानी कि वो अपने काम करने के लिए इच्छुक है और फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है शैक्षणिक रूप से, तो वो शैक्षणिक बेरोजगारी के अंतर्गत आ गए। अब अन्य बेरोजगारी के टाइप्स में क्या है आपके, संघर्षात्मक बेरोजगारी। अब ये संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो भाई, संघर्षात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि कोई भी जो श्रमिक है वो क्या है, कोई काम कर रहा था, यानी कि एक मजदूर है तो वो काम कर रहा था,
पर किसी ना किसी रीज़न की वजह से उसे क्या करना पड़ा, अपना जो काम है वो चेंज करना पड़ा। मानो एक जो व्यक्ति है, एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर चलती हूँ, एक व्यक्ति है, वो क्या है, किसी एक कोई भी फैक्ट्री है या कंपनी है, कंपनी मान लेते हैं, फैक्ट्री बहुत सारी होगी, BWC में काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम है, इसमें काम कर रहा है। अब इस व्यक्ति को इससे संतुष्टि नहीं हुई, अब इसे क्या है, दूसरी जो जॉब है वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, इससे उसे नफरत सी हो गई, इस कंपनी से बहुत काम लेती है कंपनी, अब उसे दूसरी नौकरी चाहिए। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना जो है अपनी नौकरी छोड़ देगा और फिर वो क्या है, दूसरी जॉब की तलाश में लग जाएगा। यानी कि अब ये जो जॉब की तलाश में जो लगा है, ये जो इस व्यक्ति का टाइम पीरियड है, ये क्या होगा, उसका उसका आ जाएगा संघर्षात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पर वो संघर्ष कर रहा है जॉब को पाने के लिए, ठीक है, तो ये आ गया इसके साथ। और फिर उसे नौकरी मिल जाती है, तो मानो उसने 2 महीने के बाद, 2 मंथ के बाद उसे नौकरी मिल गई नई, और बहुत अच्छी कंपनी है, FW कुछ भी मान लो, ये जो कंपनी है इसमें नौकरी मिल जाती है। तो ये जो 2 मंथ का जो पीरियड है, ये इसका संघर्षात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, वो रोजगार होती हैं, ठीक है, और फिर उनकी शादी हो जाती है, महिलाएं नहीं कहेंगे, लड़कियां हैं, ठीक है, फिर उनकी शादी हो गई और उसके बाद जो है अब वो थोड़ा सा गैप लेना चाहती हैं कि हाँ, हमें अपनी जो मैरिड लाइफ है वो एंजॉय करनी है, तो हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा गैप ले लेती हैं, यानी कि नौकरी छोड़ देती हैं अपनी। तो अब क्या है, जब वो दोबारा से नौकरी पाएंगी तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाएगा, संघर्षात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं होती है, जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ बस ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, वो बेरोजगारी होती है जिसमें क्या है, उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है, बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज का उत्पादन होता है, तो उसमें तेजी भी आती है, मंदी भी आती है। जैसे कहा जाता है ना, उस बंदे का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा काम ठप सा हो गया है, ठीक है, इस तरीके से तेजी भी आती है, मंदी भी आती है, ठीक है, पुनरुत्थान भी करना पड़ता है, कई बार अपना काम ही बदल देना पड़ता है, ऐसा होता है कि ये काम नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। साथ ही साथ आर्थिक सुस्ती भी होती है, यानी कि आर्थिक सुस्ती का मतलब क्या है, मंदी सी आ गई है, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स आपने सुने होंगे, और इसकी वजह से जब क्या है, जब काम कम होता है, जब आर्थिक रूप से जो ये काम है वो कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम होता है, मानो तेजी आ गई है, तो तेजी की वजह से क्या हो रहा है, काम की मांग बढ़ गई है, अब रोजगार क्या है, बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका चक्रीय में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो बेरोजगार की बात हो रही है ना। अब मानो मंदी आ गई, ठीक है, और मंदी की वजह से क्या है, मंदी की वजह से मैंने अपने जो श्रमिक थे, मेरे अंडर में काम करने वाले जो मजदूर थे, मैंने उन्हें हटा दिया, अब वो क्या हो जाएंगे, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक, तो जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, पर नाम से इसमें ठीक से तो पता चलता नहीं है। अब आप ये सोचेंगे, तो संरचनात्मक परिवर्तन भी कुछ और नहीं होता है, इसमें क्या है, हमारी संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है। मानो मेरे को क्या है, अब मैं एक फैक्ट्री मैंने खोली थी, छोटी सी खोली थी, अब मेरा बहुत फायदा हो गया उसमें, और मैंने बड़ी फैक्ट्री लगा ली अपनी, उसी को बड़ा रूप दे दिया। अब मैंने क्या करा, पहले मेरे पास 500 मजदूर थे, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं या फिर से रफ कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो मानो मैंने क्या है, पहले मेरे पास क्या है, एक छोटा सा लघु जो उद्योग था मेरे पास, उसमें मेरे पास काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो 500 थे, ठीक है, अच्छी अमाउंट हो जाती है 500 भी। अब जो है मैं क्या कर रही हूँ, मेरा लाभ हुआ है इसमें, तो मैं एक बड़ी जो फैक्ट्री है अपनी बना लेती हूँ, और उसमें मैं क्या ले आती हूँ, उसमें मैं तकनीक वगैरह बहुत अच्छी यूज़ करने के लिए पैसा खर्च कर दिया मैंने, ठीक है, तकनीक बहुत अच्छी ले आई, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी ले आई, उसमें आपकी मशीनें वगैरह मैंने क्या करा, जो मशीन है वो बहुत सारे लगा ली, ठीक है। अब मशीन लगा ली तो ये 500 के 500 मजदूर, तो अब मानो एक मशीन को चलाने के लिए बस एक मजदूर चाहिए, पर वो एक मशीन जो है क्या कर रही है, 20 आदमियों का काम कर रही है। तो अब मैं क्या करूंगी, 19 जो मेरे वर्कर्स होंगे उन्हें हटा दूंगी अगर एक मशीन लाई हूं तो, यानी कि मैंने उनको क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया है।
तो इस तरीके से तकनीक में परिवर्तन के कारण अगर कोई बेरोज़गार हो जाता है तो उसे संरचनात्मक जो बेरोज़गारी के अंतर्गत रखा जाता है। और खुली बेरोज़गारी तो लास्ट क्लास में हमने समझा ही था कि खुली बेरोज़गारी क्या होती है। खुली बेरोज़गारी वो होती है जब श्रमिक काम करने के लिए इच्छुक होता है, तैयार होता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, यानी कि सिंपल सी बेरोज़गारी की जो डेफिनेशन होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है, खुली बेरोज़गारी के अंतर्गत। ठीक, तो आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा बेरोज़गारी का कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है बेरोज़गारी के क्या-क्या कारण रहे हैं। ठीक है, बेरोज़गारी के कारण। तो बेरोज़गारी के कारण सबसे पहला अगर देखूँ तो धीमी आर्थिक विकास दर। धीमी आर्थिक विकास दर क्या होती है कि जब हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो कम हो रही होती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जैसे मैंने कहा आर्थिक मंदी के कारण क्या होगा, हम जो है वर्कर्स को हटा देते हैं। तो जब इसका मतलब वो बेरोजगार हो रहे हैं, इसका मतलब जब हमारी आर्थिक मंदी हो जाती है, आर्थिक विकास कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है देश के अंदर। अभी हमने एक फैक्ट्री के अंदर देखी थी, अब हमें देश के अंदर देखना है, वही इफेक्ट देश में भी पड़ेगा ना। ठीक है, वो हो गया आपका, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, जैसे जीडीपी में कमी हो जाती है। जीडीपी में कमी का मतलब है कि एक वर्ष में जो उत्पादन है वो बहुत कम हुआ है और उसकी वजह से क्या है, बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि जनसंख्या बहुत अधिक तेज गति से बढ़ रही है, ये तो हर किसी का कारण रहा है, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसका। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, खाने वाले तो बहुत सारे हो जाते हैं और काम करने वाले जो हैं उन्हें काम करने की जो तलाश है, यानी कि अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है, एक परिवार में 3-4 बच्चे हैं, वो बड़े भी होंगे और उसके बाद क्या है, उन्हें काम चाहिए। और अब जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि अब मजदूर जो हैं, यानी कि काम लेने वाले, इसका मतलब मैं एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि काम करने वाले ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है, अब फैक्ट्री मालिक के पास बहुत सारे वर्कर आकर कह रहे हैं कि मुझे काम दे दो सर, मुझे काम दे दो। और फैक्ट्री मालिक क्या है, अब अपनी मर्जी से काम देगा, यानी कि जो सस्ता मजदूर मिलेगा उसको काम देगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो क्या है, सस्ती मजदूरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो है कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जैसे मैंने कहा विश्वविद्यालय वगैरह बहुत सारे हैं शहरी क्षेत्रों में, फिर भी क्या है, बेरोजगारी है, शैक्षिक बेरोजगारी। क्यों है, पढ़ लिख कर इतना बैठ जाते हैं, डिग्री इतनी लेकर बैठ जाते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज नहीं है तो वो क्या है, नौकरी प्राप्त कैसे करेंगे भाई। तो इसलिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी ऐसा हो रहा है। अगला देखो, फोर्थ है हमारा अल्प विकसित कृषि क्षेत्र। अल्प विकसित कृषि क्षेत्र का मतलब है कि कम, अल्प का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कम, यानी कि कम विकास हुआ है कृषि क्षेत्र का। इसका मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत कम पहुंची है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसा खास जो है विकास हमें दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक है, लोग काम करते हुए दिखाई देंगे पर फिर भी वहां पर बेरोजगारी है, प्रच्छन्न वाली बेरोजगारी, अदृश्य वाली, जो हमने एग्जाम्पल लिया था अपना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा है, और अगर देखें तो धीमा जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास है उसकी वजह से बेरोजगारी होती है। अगर हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो, उसका विकास नहीं हो रहा है, तो धीमी गति से हो रहा है, तो जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो लघु और जो कुटीर उद्योग है, अगर उनका अभाव है, यानी कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं और मशीनें जो है वो यूज में लाई जाती हैं। ठीक है, पर जो लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, जो अपने घरों में खोल लिए जाते हैं, छोटे मोटे पैमाने पर खोल लिए जाते हैं, तो वहां पर मशीनों से ज्यादा वर्कर्स होते हैं, हाथों से ज्यादा काम होता है। तो इसलिए जब ये लघु उद्योग जो है कम हो जाते हैं देश के अंदर, तो वहां पर बेरोजगारी फैल जाती है। ठीक है, अब देखो दोषपूर्ण रोजगार नियोजन, यानी कि अब जो है दोषपूर्ण तरीके से जो रोजगार का नियोजन, प्लानिंग वगैरह जो है सरकार ठीक से नहीं कर रही है, उसकी वजह से भी। ठीक है, धीमी पूंजी निर्माण दर की वजह से भी क्या है, अब जो उन्हें लोन वगैरह नहीं मिल पाता है तो रोजगार धंधे कैसे खोलेंगे, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, मशीनें कैसे खरीदेंगे। अब बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, पर इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये एक पॉइंट है तो इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे और 3-4 लाइनों में से एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये होता है हमारा।
आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका। अब बेरोज़गारी की समस्या को अगर हमें सॉल्व करना है तो कुछ उपाय हैं। पहला है, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आर्थिक विकास बहुत कम गति से हो रहा है। तो उसी चीज़ में हम क्या करें, उसी चीज़ को जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हमें क्या करना है, पॉज़िटिव पॉइंट्स बना देना है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है उसमें अगर वृद्धि होएगी तो इससे क्या होगा, वृद्धि का मतलब है कि 1 साल में प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, उत्पादन अच्छा हुआ है, इसका मतलब अब जो है श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ ना, अब नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा उत्पादन होने वाला है, तो श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, अगर इस साल जो है जीडीपी बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ है, रोज़गार मिला है लोगों को। ठीक, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा व्यक्ति जो हैं, जो मतलब जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह जितनी भी लगी हुई है देश में उसमें काम करेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट हमारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तो मैंने कहा था ना, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसकी वजह से कैसे जो है बेरोजगारी बढ़ती है, तो जनसंख्या में अगर कम किया जाएगी, जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे जो ये हमारी बेरोजगारी है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी, अगर मानव जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा रहा है तो इससे क्या है, अब श्रमिक जो हैं वो कम मात्रा में हो जाएंगे, तो मालिक को क्या है, रोजगार देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। अब वो ये नहीं कह सकता कि भई तुम 100 रुपए में काम करते हो तो करो मेरे पास, ना तो जाओ। ऐसा नहीं कह सकता, उसे ज़रूरत पड़ेगी मज़दूरों की, ठीक है? तो जनसंख्या कम होगी तो मज़दूर यानी कि रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक? अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, कृषि क्षेत्र पर का विकास, सॉरी ये कट हो गया है। कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि क्षेत्र का विकास होगा, टेक्नोलॉजी आएगी और इसके साथ-साथ प्रचंड बेरोज़गारी वहाँ पर कम होगी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो कहीं और काम करेंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे गरीबी दूर करने के अंतर्गत भी ये चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है, ये उपाय। और आपका गरीबी वाला आई थिंक कट चुका है इस साल टर्म 2 में आपका। अगला देखो, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाएगा तो उससे भी क्या होगा, हमने यहाँ पर जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स गिने थे उसी को पॉजिटिव बना दो। इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है? तो ये हमारा रहा है, आज की क्लास रही है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो थोड़ा-सा अपने हाथों को कष्ट देने की कोशिश कीजिए मेरे लिए, कि मैं मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है? तो आप सभी क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। जैसा भी लगे वैसा बताइए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी तारीफ़ ही कीजिए, जो कमी लगी वो कमी बताइए, चा जो चीज़ ऐड करनी चाहिए वो बताइए, ठीक है? और कंटेंट अच्छा मिल रहा है हमारे चैनल पर, अभी तो और भी अच्छा मिलता रहेगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये तो आपसे आशा रखती हूँ कि आप क्या है, लाइक और शेयर तो ज़रूर करेंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें होती हैं बताती जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।